को नजर आ रही है। कोड हमारा है 8609। सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशनल फिलोसफी और माय नेम आप लोगों के सामने शो हो रहा है, डॉक्टर तौहीद कमर। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट का जो नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। फिलोसफी का इंट्रोडक्शन क्या है। ये छोटा सी पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है, उसके ऊपर एक कोटेशन लिखी हुई है, उसको हम रीड कर लेते हैं। और उसके मुताबिक जो है, प्लेयर इज द जॉब इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। इससे क्या मुराद आप लेंगे, मैं चैट बॉक्स में आ रहा हूं, वहां पे आप लोग मेरे साथ शेयर करें कि ये जो लाइन लिखी हुई है, प्लेयर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क, इससे क्या मुराद है। आप लोगों की इससे क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है। जी, प्लेयर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। जी प्लीज, आप लोगों से मैं थोड़ा सा, चूंकि हमारा लेक्चर, कोशिश करेंगे कि लेक्चर मेथड हमारा कम हो और डिस्कशन मेथड जो है वो हमारा ज़्यादा हो। तो आप लोग इससे क्या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, जो कोटेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो एक दो लोगों का व्यू आ जाए ताकि फिर उसके हिसाब से फिर हम आगे अपनी बात को कंटिन्यू करें। क्या प्लेयर के बगैर जो है परफेक्शन नहीं आ सकती। जितना खुश होके काम करेगा उतना काम अच्छा होगा। रिफत है कहती है, जितना खुश होके काम करेगा उतना काम अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया है। ये तो आपने फैक्ट्स वाली बात कही कि खुशी से किया गया काम जो है उसके ज्यादा चांसेस है अच्छा होने के। एक आध मैसेज जो है वो हमारे पास और आ जाए, फिर उसके बाद हम अपनी बात को लेके आगे चलते हैं। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन अ वर्क देन यू हैव टू डू जॉब नाइसली। अख्तर अली साहब फरमाते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट लेकर काम करें तो हम जॉब को ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। शुक्रिया जी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा है कि जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट में तो डिस्कशन में नहीं आता जब हम जॉब ले रहे होते हैं या जॉब दे रहे होते हैं, लेकिन प्लेयर जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप जॉब में खुशी खुशी ज्वाइन करते हैं, खुशी खुशी जॉब पे जाते हैं और उसके काम को ऑन करते हैं, तो आपके काम की जो परफेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो प्लेयर है ये बेसिकली एक वर्ड नहीं है, बल्कि एक पूरी साइंस है, एक पूरा नॉलेज है, एक पूरी बैग है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे माइंड में, हमारे इनर में क्या हो, हमारा क्या माइंड थॉट हो, कि हमारा जो वर्क की तरफ जो एटीट्यूड है या हमारा बिहेवियर है वो ज़्यादा परफेक्टेबल होगा। तो जो फिलॉसफी है एक्चुअली हमें इस तरह की बातें बताती है कि हमने बेसिकली किस स्कूल ऑफ थॉट को माइंड में रखना है और उस स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद के ऊपर जो है फिर हमने आगे चलना है। अच्छा, अब ऐसे है कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी बता दूं कि जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जिससे हमारा एजुकेशन का आगाज किया गया वो फिलॉसफी है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साइंसेस के, सोशल साइंसेस के, उनकी जो बेस है वो फिलॉसफी है, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। तो इसलिए हम इसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। और इसी तरह से फिलोसफी से साइंसेस, बेसिक साइंसेस और सारे सब्जेक्ट्स से निकले, फिर आगे फिर उनकी आगे ब्रांचेस बनती गई। पर हम अगली स्लाइड्स के अंदर इसको मजीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर या फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, कि हमने इस यूनिट को पढ़ने के बाद
कौन कौन सी नॉलेज है या कौन कौन से कंटेंट हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे क्लियर हो जाने हैं या हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगे या हमें किसी हद तक उसकी नाउ हाउ हो जाएगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपके पास डिफाइन फिलॉसफी। तो इसका मतलब है हम सबसे पहले फिलॉसफी को डिफाइन करेंगे अपने इस यूनिट के अंदर। फिर डिफाइन करने के बाद फिर हम इसके स्कोप, फिलॉसफी के स्कोप को डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद हम फिलॉसफी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और फिर हम फिलॉसफी का और एजुकेशन का आपस में क्या ताल्लुक है या फिलॉसफी और एजुकेशन का ताल्लुक नहीं है, इसके रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे। और लास्ट पॉइंट के अंदर हम एवेल्युएट द रोल ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस एंड डिफाइन आइडियलिज्म। कि आपके पास एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, किसी भी कंट्रीज के अंदर जो एजुकेशन चल रही होती है उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। एजुकेशन पॉलिसी होती है वो, जैसे क्या है हमारे यहाँ जो है 2007 की पॉलिसी, ऐसे अब 2019 की पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है। फिर उसके बाद अब 2021 के ऊपर जो है ये आपके पास SNE जो सिंगल नेशनल करिकुलम वाली आई थी, इसकी बेस के ऊपर पहले पॉलिसी बनाई गई। फिर उसकी प्रैक्टिस देखी जाती है कि वो प्रैक्टिस उसके हवाले से हो रही है नहीं हो रही। और एट द एंड हम आइडियलिज्म को देखेंगे। आइडियलिज्म क्या चीज़ है? जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है या पहली फिलॉसफी है वो आपके पास आइडियलिज्म कहलाती है। तो मुख्तलिफ फिलॉसफीज हैं जिनको हम आगे डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस या स्टडी करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। जो 5 ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए हैं, डिफाइन करना है, स्कोप को डिस्क्राइब करना है, ब्रांचेस को डिस्कस करना है, फिलॉसफी और एजुकेशन के रिलेशनशिप को एनालाइज करना है, और एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे के हिसाब से देखेंगे कि हम कैसे एवेल्युएट करेंगे रोल ऑफ फिलॉसफी को और उसकी प्रैक्टिस को, और एट द एंड हम आइडियलिज्म को देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास स्लाइड आ जाती है और हम डिस्कस करते हैं फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली जब हम इसकी डेफिनेशन या बेसिक वर्ड के ऊपर आते हैं तो ये वर्ड एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। और जब हम ग्रीक वर्ड का जिक्र करते हैं, मोस्टली जितने भी ग्रीक वर्ड हैं वो एक्चुअली एक वर्ड नहीं होता, वो मिनिमम 2 अल्फाज का मजमुआ होता है। जैसे साइकोलॉजी है वो भी 2 अल्फाज का मजमुआ है, जैसे एजुकेशन है वो भी 2 अल्फाज का मजमुआ है, जैसे आपके पास ये फिलॉसफी है ये भी है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है एक वर्ड के। फिलॉसफी के हम 2 हिस्से करेंगे और दोनों के अलग अलग मीनिंग थे, उन दोनों को जोड़कर फिर फिलॉसफी बना दी गई। अब ग्रीक वर्ड में जो फिलॉसफी थी वो जो 2 अल्फाज उसके हैं, फोलियोस एंड सोफिया। तो ये 2 अल्फाज हैं, देखो आपके सामने लिखे हुए भी हैं, फिलॉसफी इज इक्वल टू फोलियोस प्लस सोफिया। तो इन दो फोलियोस का क्या मीनिंग है? लव फॉर। और सोफिया मीन क्या है? विजडम और नॉलेज। तो सो फिलॉसफी मीन लव ऑफ विजडम। तो फिलॉसफी मीन क्या आ जाता है? लव ऑफ विजडम। तो यहाँ पे जो है मैं वापस आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ और आप लोगों से फीडबैक लेता हूँ कि आप लोग इसके बारे में जो है आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, फिलॉसफी को हमने पढ़ा कि 2 अल्फाज का मजमुआ, और इसका जो मीनिंग हमने ड्राइव किया वो था लव फॉर विजडम। फर्दर अब इसको हम देखते हैं, अ सर्च फॉर विजडम ऑफ लाइफ। तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि सर्च फॉर द विजडम ऑफ लाइफ, लाइफ की विजडम की जो तलाश है या सच्चाई की जो तलाश है, जिंदगी की जो सच्चाई की तलाश है, वो आपके पास फिलॉसफी कहलाती है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एज अ होल। हाँ जी, दुनिया को एज अ होल समझना, ये भी क्या है? फिलॉसफी है। यूनिवर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी फिलॉसफी है। एन एग्जामिनेशन ऑफ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर सोशल ऑब्लिगेशन। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल एब्लिगेशन के हवाले से जो एग्जामिनेशन है
उसको भी हम फिलॉसफी की मीनिंग में लेते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है, द वे वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। ये चीज बहुत अच्छी है कि वो तरीका जिसके जरिए हम वर्ल्ड को अपने इर्द गिर्द परसीव करते हैं उसको फिलॉसफी कहते हैं। ये जो परसीव करना वाला फैक्टर है ना, वो इस तरह से है कि देखें, अगर आप कभी किसी रास्ते से सफर करते जा रहे हों और काफी अरसा से भी चलते जा रहे हों, लेकिन उसके बाद अगर आपसे कोई अचानक से पूछे कि आपके रास्ते में जो फलां शॉप है या फलां पॉइंट है उस पे आपने जाना है या उसको आपने देखा है, तो आप एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाएंगे और देखेंगे, आप कहेंगे मेरे तो जहन में नहीं आ रहा। जिस पॉइंट से आपका वास्ता नहीं पड़ा, जिस लोकेशन से आपका वास्ता नहीं पड़ा, और अगर आप वहां से रेगुलर गुजरते भी रहे हैं तो सम टाइम हम अनइंटेंशनली हमारे जहन में वो चीज़ नहीं रहती। लेकिन अगर आप बच्चे को देखें और 2-3 साल के बच्चे को आप अपने साथ बिठाएं और बिठा के आप ट्रैवल करें तो वो मिनट मिनट बाद पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे है, ये कौन है, ये किसकी है, ये किस तरह की होती है। इस तरह से बच्चा जो है, और आपको अब सम टाइम बच्चे के क्वेश्चन से बड़े इरिटेट भी होने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो परसीव है उसके लेवल को आप चेक कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का परसेप्शन का जो लेवल है उससे बड़ों का परसेप्शन का लेवल बेहतर होना चाहिए था, और अगर बेहतर नहीं होता तो इसका मतलब कोई सोशल फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, बेहतरी नहीं आ रही। उसके बाद है हाउ वी डिफाइन व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अस। हम ये भी डिफाइन करेंगे, फिलॉसफी हमें बताती है क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखें, इम्पोर्टेंट की बात देखें, हम जिस कंट्री में रहते हैं वो एक इस्लामिक स्टेट है, हमारी वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, सकाफत है, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। यूरोप हमसे बहुत आगे जा चुका है दुनियावी मामलात में, तरक्की के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से। हम उनसे इंस्पायर भी बहुत होते हैं। हमारे हम उनसे इंस्पायर होने के साथ साथ जो उधर मूव करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम अपने नेशन की बात करते हैं, हम अपने सोसाइटी की बात करते हैं, हम अपनी जनरेशन की बात करते हैं, तो हम अपने नॉर्म्स की बात करते हैं कि हम अपने नॉर्म्स नहीं छोड़ सकते और उनकी नॉर्म्स को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो अपने नॉर्म्स की वजह से भी बहुत दुनिया के हिसाब से तरक्की कर रहे हों, लेकिन हमने अपने हिसाब से इन चीज़ों को देख के चलना होता है। तो इसलिए हर फिलॉसफी वाइज ये भी देखा जाता है कि कौन सा कंट्री, कौन सा मुल्क, कौन सा एरिया अपने हिसाब से कौन सी फिलॉसफी को बेहतर समझता है। डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी, वो तो उसका बेसिक अल्फाज की सूरत में जो कंसेप्ट था वो हमारे पास आया है। अब हम जो फिलोसफर्स हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर प्लेटो, ये जो पाइनियर्स जो फिलोसफर्स हैं उनका नाम प्लेटो, एरिस्टोटल, सुकरात, वो क्या कहते हैं? सबसे पहले प्लेटो को पढ़ते हैं। फिलोसफी एम्स एट आ नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। फिलोसफी एम्स के से क्या मुराद है कि वो नॉलेज जो इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स पर बेस करता है वो आपके पास फिलोसफिकल नॉलेज कहलाता है। अरिस्टोटल क्या फरमाते हैं? फिलोसफी इज अ साइंस and investigate the nature of being as it is in itself। फिलोसफी एक साइंस है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट्स द नेचर, जिसमें हम खुद से नेचर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद क्या है जी? हर्बर्ट स्पेंसर सेड फिलोसफी is concerned with everything as a universal science। फिलोसफी जो है ये किस पर इज कंसर्न विद एवरीथिंग, जो भी दुनिया यूनिवर्सल साइंस है फिलोसफी उसके ऊपर बेस करती है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एफ केनलर,
philosophy is the attempt to think in the most general and systematic way about everything in the universe, about the whole of the reality. Kant said philosophy is the science and criticism of cognition. इन चीज़ों को फिर हम फर्दर आगे भी डिस्कस करते जाएंगे, जब आगे चैप्टर वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। और एंड पे वो क्या कहता है, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेज, जितनी भी साइंसेज हैं उनकी साइंस है, इसको फिलोसफी कहते हैं। अब मैं आ रहा हूँ वापस आप लोगों की तरफ चैट बॉक्स में, और यहाँ तक हम डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का लफ्ज आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है कि एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन जो है, इस लफ्ज को आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि एजुकेशन, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मीन एजुकेशन, या आप एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ताकि तहजीब आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, चीज़ों की पहचान आ जाए, शऊर आ जाए। एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ जो है वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। एजुकेशन ही आगाही देती है, दुनिया में जिद्दत देती है। इस तरह की बहुत सारी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें जो है वो है, उसके बारे में लेक्चर भी देंगे। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें वाकई एग्जिस्ट करती हैं कि जिसकी बेस के ऊपर हम जो है इतने बड़े दावे करते हैं। बहरहाल ये बातें भी फिर हम आगे जो है वो करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है ना। जिस तरह से हमने ग्रीक वर्ड का जिक्र किया कि आपके पास फिलॉसफी जो है वो ग्रीक वर्ड है और दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, इसी तरह से जो एजुकेशन है वो लैटिन वर्ड है और ये भी दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। और वो दो अल्फाज कौन से हैं? एक एजुकेयर है और दूसरा एजुसर है। ये इसमें आप देखेंगे EDUCARE, ए से आता है और एक में ECERE आता है। तो एजुकेयर एंड एजुसर। एजुकेयर का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग। मीनिंग इसका क्या है एजुकेयर का? टू ब्रिंग अप, परवरिश करना, परवान चढ़ाना, ब्रिंग अप करना। तो इस मीनिंग में आता है। और एजुसर का मतलब होता है ड्रा आउट। ड्रा आउट से क्या मुराद है कि ये कंसेप्ट लेना कि तालीम जो है वो अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लेकर आती है, उजाले में लेकर आती है। उस मीनिंग में ड्रा आउट है, निकालना, यानी अंधेरे से निकालना और रोशनी में लेकर आना। तो ये दो अल्फाज, एजुकेयर मीन ब्रिंग अप और एजुसर मीन ड्रा आउट। और जब पूरे अल्फाज को जब हम इकट्ठा करते हैं तो एजुकेशन बन जाता है और उसका मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग या एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। इसे एजुकेशन को एजुकेटम भी कहते हैं। लातीनी ज़बान में इस लफ्ज़ को जो है वो एजुकेटम का नाम दिया गया था। और एजुकेटम या एजुकेशन, इसके मीनिंग क्या आते हैं? एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। ये टीचिंग और ट्रेनिंग, इसमें भी क्या फ़र्क है? ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इसके ऊपर आगे हम बात भी करेंगे। बहरहाल मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि टीचिंग बहुत ब्रॉडर टर्म है, जिसमें एज अ होल एक बच्चे की आगाही आ जाती है कि उसको जो उसका नॉलेज होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, उसकी एप्लीकेशन होना, उसकी स्किल होना, ठीक है ना। और ट्रेनिंग जो है उसका मतलब ये है कि जो आपके पास ऑलरेडी स्किल है उसको जितना आप बाय टाइम पॉलिश करते जाते हैं, पॉलिश करने के लिए आपको जो गाइडलाइन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए एजुकेशन की सूरत में, उसे आप ट्रेनिंग का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एजुकेशन जो है वो कहते हैं कि क्रिएट करती है साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अब यहाँ से आप देखें कि अगर सेहतमंद जिस्म नहीं होगा तो फिर सेहतमंद दिमाग हो भी सही तो उसका भी कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। इसी तरह से अगर कोई सेहतमंद जिस्म है और सेहतमंद दिमाग नहीं है, दिमाग एक इंसान बहुत हेल्दी है, सेहत वाइज, डाइट वाइज, न्यूट्रिशन वाइज बिल्कुल फिट है,
लेकिन जहन में उसके कुछ नहीं है, और बड़े बड़े लंबे लंबे हेल्दी कद काठ वाले लोग जो हैं वो नकारा माशरे में फिर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। तो दोनों चीज़ें लाजम और मलजूम हैं, साउंड माइंड भी और साउंड बॉडी भी। अच्छा, साउंड माइंड और साउंड बॉडी, ये दोनों चीज़ें जो है इकट्ठी आ जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें किसके ज़रिए आती हैं? एजुकेशन के ज़रिए। अब यहाँ देखो, हम अक्सर जब पढ़ा रहे होते हैं, जैसे आप बड़े लेवल पे आप लोग बीएड कर रहे हो और मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये जो लेक्चर है इसमें जस्ट लेक्चर हो रहा है या थोड़ी बहुत आप लोगों से डिस्कशन हो रही है, और 8609 की ही बात हो रही है, और यूनिवर्सिटी की पॉलिसी भी यही है कि हमने इसी सब्जेक्ट के ऊपर ही बात करनी है, इससे हट के बाकी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी। तो लेकिन एक्चुअली जो एजुकेशन है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है एक मुकम्मल नशोनुमा, कि एक बच्चे की जो मुकम्मल नशोनुमा में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाती है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाती है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाती है, उसकी सोशल डेवलपमेंट भी आ जाती है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आ जाती है। यानी होलिस्टिक तौर पर मुकम्मल जो एक इंसान की जो नशोनुमा है उसमें हेल्दी बॉडी भी आ जाएगी और हेल्दी माइंड भी आ जाता है। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को एजुकेशन की जो बात है उसकी समझ आई होगी। Education is the process of preparing individual aspirant to Allah subhanahu wa ta'ala in society on earth। दूसरे लफ्जों में सादा सा कंसेप्ट है बीइंग अ मुस्लिम हमारा, कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमें बीइंग इंडिविजुअल कह लें, बीइंग सोसाइटी कह लें, कि हमने अपने आप को इस तरह से तैयार करना है जिस तरह से अल्लाह ने अर्थ के ऊपर सोसाइटी को बनाया है, कि इस दुनिया में हमने रहना कैसे है और यहाँ पे कैसे रह के आगे जाने की तैयारी करनी है। उसके हवाले से हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान पाक की शक्ल में और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो है वो हमारे सामने नमूना है और हमें हर बात बता दी गई है। उसके मुताबिक हमने दुनिया भी अपनी चलानी है और उसके आगे आने वाली ज़िंदगी के हवाले से भी जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो और ये सारा चीज़ें जो है डेफिनेटली जिन्होंने दीन का इल्म सीखना होता है उन्हें कई कई साल जो है वो लग जाते हैं, फिर जाके वो दीन का इल्म सीख पाते हैं, फिर वो लोगों के सामने आते हैं, फिर उनके मुख्तलिफ जो हैं वो मकाम हैं, दर्जे हैं। जो सिर्फ हिफ्ज़ करता है उसे हाफिज़ कहते हैं, फिर जो तर्जुमे के साथ करता है वो कारी है, फिर वो जो आगे मुफ्ती का एक डेजिग्नेशन है, वो जो 7-8 साल की मज़ीद जो है कोर्स बाकायदा पढ़ते हैं, हदीस को, कुरान को, उनकी डिटेल को, इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स बनाए हुए हैं। जितना दीन को सीखता जाएंगे उतना बड़ा दर्जा जो है उसको डिक्लेयर करते जाते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें एजुकेशन से हैं। तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड में एजुकेशन को समझा, इससे पहले हमने फिलॉसफी को समझा। अब मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास जो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बाद जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अब हम लिंक करेंगे दोनों का आपस में कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है। Philosophy of education is concerned with the aim of education and the basic philosophical problems arises in the field of education। ये जो लाइन बताना ये चाह रही है कि एक्चुअली जब हम अपना एजुकेशन का एम डिसाइड करेंगे कि हम किस मकसद के लिए एजुकेशन दे रहे हैं अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल को, तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करेंगे, कौन सी फिलोसफिकल जो बेस है उसको फॉलो करेंगे। वो आगे जाके फिर हम पढ़ेंगे कि आपके पास 4-5 जो है वो फिलोसफीज हैं, उनमें से किसी एक फिलोसफी को फॉलो किया जाता है, फिर उसी के ऊपर आपका एम ऑफ एजुकेशन बनता है। और फिर उसी से आपके पास जैसे लिखा हो ना, फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, फिर उसी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइज होते हैं जो फील्ड ऑफ एजुकेशन में, जिनका जवाब ढूंढा जाता है। इट मे बी डिफाइंड as the application of philosophy in the field of education to solve various educational issues।
इट मे बी। अब इसमें देखो वो कह रहा है कि आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी का जो कंसेप्ट है उसको एप्लीकेशन के तौर पर फील्ड ऑफ एजुकेशन पे अप्लाई करके जो मुख्तलिफ एजुकेशनल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो जो एजुकेशनल इश्यूज जो रिजॉल्व होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी होती है, जिसकी बेस के ऊपर जो है हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से इस इश्यू को रिजॉल्व करें। एजुकेशनल फिलॉसफी प्रोवाइड्स आंसर ऑफ एजुकेशनल इश्यूज। कैसे कैसे, वो नीचे पॉइंट दिए हैं। वाई टू एजुकेट, एम बताएंगे कि हम क्यों एजुकेट हो रहे हैं या एजुकेट कर रहे हैं, ये हमारा एम है। होम टू एजुकेट, किसको एजुकेट करना है? बच्चे को एजुकेट करना है। देखो बच्चा बेचारा दुनिया में आता है और उसे वक्त पड़ जाता है कि बस आते ही उसे आप 2.5-3 साल के बच्चे को भी जो है वो एडमिशन करवा दिया जाता है। चलो भाई घर नहीं बैठना, माँ तो तुम्हारी जॉब करती है और तुम्हें घर पे कौन संभालेगा। उसके लिए प्री स्कूल बन गए और प्री स्कूल जो है वो बच्चे को पहले प्रेप, प्ले, नर्सरी, इस तरह की क्लासेस जो हैं उसमें बच्चे को दाखिल करवा दिया जाता है। तो यहाँ देखो ना, ये एक फिलॉसफी है। बच्चे की तरबियत होनी थी, वो तरबियत घर में नहीं हो सकी। घर में जिसने करनी थी वो मदर ऑलरेडी इतनी बिजी है कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे रही। जब नंबर ऑफ चाइल्ड है एक फैमिली के बढ़ जाते हैं तो उसके लिए और मुश्किल हो जाता है बच्चे को टाइम देना। तो उसके लिए फिर जो है एक फिलोसफिकल थॉट है कि बच्चे की प्री स्कूलिंग होनी चाहिए, किंडरगार्टन, प्री स्कूलिंग, जिस तरह से भी है। तो बार इन चीज़ों को भी आगे डिस्कस करेंगे जब फिलोसफीज को हम डिस्कस करेंगे। होम टू एजुकेट, उस बच्चे को एजुकेट करेगा कौन? डेफिनेटली टीचर करेगा। देखिए आप मुझे बताएं कि जितनी मर्जी बुक्स पब्लिश हो जाएं, टीचर के नेमोल बदल नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि जब मैं चैट बॉक्स में आता हूं तो मैं अक्सर देखता हूं वहां पे ये बात लिखी हुई आ रही होती है कि स्लाइड्स शेयर कर दें। हालांकि आप लोगों के पास बुक मौजूद है, उन्हीं बुक में से स्लाइड बनाई गई है, कोई बाहर से मटेरियल नहीं लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के लिए टीचर से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मटेरियल है या बुक है। हो सकता है तो आप अपनी जगह पे ठीक हूँ और आपकी प्रैक्टिस इसी तरह से हो, बहरहाल, और आप इसको जस्ट हाजिरी के तौर पर जो है वो ज्वाइन करना चाहते हो और अपना टाइम पूरा करना चाहते हो, इसके अलावा आपका पर्पस ना हो, लेकिन फिर भी जनरल परसेप्शन जो है, इंडिविजुअल परसेप्शन आपकी अब इस तरह से हो सकती है कि आपके लिए मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू टीचर के। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ कि वो यही है कि टीचर्स का अल्टरनेट नहीं हो सकता। आप हो सकता है इस बात से इत्तेफाक करें, हो सकता है आप इस बात से इत्तेफाक ना करें, पर एजुकेशन का स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है। व्हाट टू एजुकेट, कैसे एजुकेट किया जाएगा, उसके लिए करिकुलम बनाया जाता है। और करिकुलम क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा, इस बुक को पढ़ा भी है, जिसमें करिकुला और को करिकुला दोनों तरह की एक्टिविटीज शामिल होती हैं। पूरा प्लान होता है उसकी किस फिलॉसफी की बेस के ऊपर जो है बच्चे को पढ़ाना है, वो उस फिलॉसफी की बेस के ऊपर करिकुलम बनाया जाता है। उस करिकुलम की बेस के ऊपर फिर टेक्स्ट बुक लिखी जाती हैं और फिर उन टेक्स्ट बुक को वो जो करिकुलम के बताए हुए मेथड्स हैं और टेक्निक्स हैं उनके जरिए वो टॉपिक, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं और ऑब्जेक्टिव तय किए जाते हैं कि ये जो टॉपिक या कंटेंट पढ़ाने हैं इनके ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखे कि वैसे तो एजुकेशन फिलॉसफी जो बहुत वसी एरिया है, लेकिन हमने 4-5 एरियाज उसके जो है वो डिसाइड कर लिए कि हम इसको डिफाइन करेंगे, इसके स्कोप को डिस्कस करेंगे और हम जो है इसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, एजुकेशन और फिलॉसफी के रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे और सोसाइटी में इसके रोल के ऊपर बात करेंगे। ये हमने तय कर लिया। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक बड़े टॉपिक को महदूद कर लेना, उसके एरिया को महदूद कर लेना कि उसके अंदर आप किन किन टॉपिक के ऊपर या किन किन एरियाज के ऊपर आपने बात करनी है और बाकी चीज़ों के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। इसी तरह से हाउ टू एजुकेट, एजुकेट कैसे करना है तो वो करिकुलम के अंदर बताया होता है सारा, मेथड्स भी और टेक्निक्स भी। तो ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी जो है उस हवाले से, कंसेप्ट के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, आप लोगों की माइंड मेकिंग के हवाले से, कि जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझ रहे हैं तो ये जो आपके पास
चार पांच पॉइंट्स हैं जिसमें स्टेक होल्डर है कि एक आपके पास एम ब्रॉडर टर्म है कि आपका मकसद क्या है पढ़ने का ना। जब मकसद ही क्लियर ना हो तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है। पढ़ाना किसे है, पढ़ाना किसने है, और कैसे पढ़ाना है, और कौन सा मेथड यूज करना है। आगे चलते हैं नियम। फील्ड ऑफ फिलोसफी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ जो फील्ड ऑफ फिलोसफीज हमारे सामने आ रही हैं, यहाँ जस्ट अब अभी हम नाम इसके शेयर कर आप लोगों के साथ किए हुए हैं और पढ़ते हैं इनकी डिटेल, फिर आप अगली स्लाइड्स पे जाके हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। फील्ड में कौन स्कोप, ये वही स्कोप आ जाएगा। स्कोप यानी एक सब्जेक्ट्स की जितनी ज्यादा फील्ड्स होती जाएंगी डेफिनेटली उस सब्जेक्ट का उतना ज्यादा स्कोप है। ये अंडरस्टूड सी बात है। जितनी फील्ड महदूद होती जाएगी उतना हम कहेंगे कि उसका स्कोप कम है। द स्कोप ऑफ फिलोसफी इंक्लूड डिफरेंट फिलोसफिकल साइंस है, इसको भी साइंस का नाम दिया गया कि ये बेसिकली फिलोसफिकल सब्जेक्ट जो है स्टडी ऑफ साइंस है। इसमें मेटाफिजिक्स पहले लिखा हुआ है, एपिस्टेमोलॉजी, ये आपके साथ हो सकता है इन टर्म्स के कंसेप्ट आपको समझ ना आए, मैं अभी बता भी नहीं रहा, अगली स्लाइड पे जाके फिर मैं आपको इन जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करूंगा। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, फिलोसफी ऑफ साइंस, एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक, एथिक्स, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। कुछ नाम आसान थे जो आपको समझ आ रहे हैं, कुछ नाम ऐसे होंगे हो सकता है जो आपकी नजर से ना गुजरे हों। फील्ड ऑफ फिलोसफी एज कंप्रीहेंसिव साइंस। फिलोसफी इज द साइंस, कंप्रीहेंसिव का मतलब जैसे मैंने ये शुरू की स्लाइड में आपको बता दिया था, इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है। तो मदर ऑफ ऑल साइंसेस का मतलब कंप्रीहेंसिव साइंस है। ये कंप्रीहेंसिव साइंस कह लें या मदर ऑफ ऑल साइंसेस कह लें, एक ही बात है। इट्स स्कोप इंक्लूड द क्रिटिसिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन्स ऑफ द फिजिकल एंड सोशल साइंस। Subject matter of philosophy. The scope of philosophy clarifies in its subject matter. इस सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है कि इसका एक्चुअली मकसद क्या है। Its subject matter include the conclusions and postulates of all the physical and social sciences. कि जितने भी सोशल और फिजिकल साइंसेस की कंक्लूजन्स के ऊपर बात करनी है या पोस्टुलेशन के ऊपर बात करनी है तो वह हम फिलॉसफी की बेस के ऊपर करेंगे। बिसाइड देयर जनरल प्रॉब्लम्स, तो हम पहले बात प्रॉब्लम्स के हवाले से कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास उसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं, स्कोप ऑफ फिलॉसफी। वही बात जो आपने पिछली स्लाइड में पढ़ी है एक्चुअली आगे चल रही है, स्कोप की तरफ जा रही है। तो पहला हमारा हेडिंग जो है स्कोप है, नेचर ऑफ द यूनिवर्स, standard of justice and conduct of life, validity of knowledge, concrete application of reasons, criteria of beauty, relationship between language and thought। ये पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो है ये इसको आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ, इस पिक्चर को टाइटल देने की कोशिश करें। कुछ ये चीजें शुरू में लिखी हुई हैं तो इसको भी ज़हन में रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप इन पिक्चर्स को कुछ देखें, एक जो दरख्त है उसका ऊपर वाला एरिया ग्रीन है और एक ये पर्सन लुक भी दे रहा है। इसी तरह दूसरा आपके पास दरख्त है, वो उसका ऊपर वाला एरिया जो है वो ड्राई है और नीचे वाला जो है वो ग्रीन है। और ये नीचे फेस जो है वो ज्यादा अच्छा दिखाया हुआ है एज कम्पेयर टू ब्रेन। इसको टाइटल दें प्लीज आप ना, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। स्कोप को हम डिस्कस कर रहे थे, आगे हम चलते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, वो जो मैंने स्लाइड दिखाई थी और मैंने कहा था नाम अभी मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसके में हम काम हुआ फिलोसफी के हवाले से। तो जिस स्कोप की जब हमने बात की थी तो सबसे पहले मेटाफिजिक्स।
ये ब्रांच है फिलॉसफी की। इसमें एक्चुअली होता क्या है? एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज रियल। एक्चुअली मेटाफिजिक्स जो वो स्पिरिचुअल नॉलेज है कि जैसे हम बीइंग का मुस्लिम हमारा बिलीव है गॉड के ऊपर बिलीव है, आखिरी मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बिलीव है, कुरान पाक के ऊपर बिलीव है। और यानी ये रियलिस्टिक जो अप्रोच है उसके ऊपर बात करता है, प्रूफ के ऊपर चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता है। ये मेटाफिजिकल नॉलेज कहलाता है। तो मेटाफिजिक्स एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज रियल। क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं इसके अंदर, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, डज लाइफ हैव अ पर्पस, एंड आर पीपल बॉर्न गुड और इवल, डज द यूनिवर्स हैज अ डिजाइन और पर्पस। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मेटाफिजिक्स के नॉलेज के अंदर जिनके इन सवालों का जवाब ढूंढा जाएगा। उसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ये भी फिलॉसफी की ब्रांच है जिसमें क्वेश्चंस अबाउट नॉलेज एंड नोइंग, यानी नॉलेज के बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग, वो आपके पास एपिस्टेमोलॉजी का इल्म कहलाता है या एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांच कहलाती है। क्वेश्चंस अबाउट नॉलेज एंड नोइंग। अब इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं? व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज, where do we find the sources of knowledge, how do we acquire knowledge, यानी सारी नॉलेज की बात हो रही है। और ऊपर रियलिटी की बात हो रही थी, लाइफ है, पर्पस है, गुड एंड इवल है, जो भी आपके पास बातें हैं वो सारी रियल थॉट्स की बात हो रही थी। हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, आर देयर वेज ऑफ डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द ट्रूथ। तो ये था एपिस्टेमोलॉजी। उसके बाद है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है? सीकिंग विजडम अबाउट द नेचर ऑफ एथिकल एंड एस्थेटिक वैल्यूज। एस्थेटिक एंड एथिक्स, उसकी बात। एथिकल क्या होता है? व्हाट आर वैल्यूज एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, हाउ शुड वी लिव our lives, what is right and what is wrong, ये एथिकल है। एस्थेटिक क्या है? हाउ डू वी जज what we see, touch and hear, what is beauty। एस्थेटिक में डेफिनेटली ब्यूटी की बात होती है, जज की, आप किस अंदाज में किस चीज को जज करते हैं, देख के, टच करके, सुन के। तो ये सारा जो इल्म है वो एक्सियोलॉजी की ब्रांच में आ जाता है। अब वही बातें फिर आगे फर्दर इसको जो है डिस्कस किया हुआ है अगली स्लाइड्स के अंदर। द टर्म मेटाफिजिक्स मीन कंप्रिहेंसिव थिंकिंग अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स। इट मीन्स यूजुअली द स्टडी आर थ्योरी ऑफ रियलिटी। हमने रियल की बात की थी ना, द स्टडी ऑफ रियलिटी इज मेटाफिजिक्स। और इसको ब्रैकेट के अंदर ज्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया हुआ है, मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। अब इसकी फर्दर आगे ब्रांचेस हैं, कॉस्मोगोनी है, कॉस्मोलॉजी है, ओंटोलॉजी है और फिलॉसफी ऑफ सेल्फ है। कॉस्मोगोनी क्या होता है? स्टडी ऑफ क्रिएशन, कायनात कैसे वजूद में आई। मैंने जैसे पहले कहा था ना, स्पिरिचुअल नॉलेज है, जैसे हमें मिल गया ज्ञान उसको मानो और हम उसके ऊपर यकीन करते हैं बीइंग अ मुस्लिम। जैसे इस तरह क्रिश्चियन का अपना एक थॉट है, बाकी मज़ाहिब हैं उनका अपना एक थॉट है। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉस्मोस। ऑन्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। और ये ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स कंफ्यूज भी कर देते हैं क्योंकि ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स की एक्चुअली ब्रांच है। तो समटाइम पूछा जाता है कि आपके पास स्टडी ऑफ रियलिटी जो है ये मेटाफिजिक्स है या ऑन्टोलॉजी है। एक्चुअली उसको आप मेटाफिजिक्स भी कह सकते हैं, उसको ऑन्टोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक जो है वो ऑन्टोलॉजी के साथ अटैच किया हुआ है। इसलिए जब इस तरह का डिफ्रेंसिएशन पूछी जाए तो फिर आप ऑन्टोलॉजी जो है वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिलॉसफी ऑफ सेल्फ क्या है? फिलॉसफी एनालिसिस ऑफ सेल्फ, खुद ही के बारे में जानना। वो अल्लामा इकबाल ने भी हमें बता दिया था। उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो फिलॉसफी ऑफ सेल्फ कहलाती है। उसके बाद क्या है जी आपके पास? दूसरा आपने ब्रांच पढ़ी एपिस्टेमोलॉजी, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडीज
नॉलेज की बात की, और नॉलेज के बारे में वो भी हमने बोला कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। ये सोर्स ऑफ नॉलेज और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज में क्या फर्क है कि मुख्तलिफ जराए हैं नॉलेज के जानने के हवाले से। आपको बहुत सारी बातों का बहुत सारे जराए से पता चलता है। अब उसमें से कितने जराए ऐसे हैं जो ऑथेंटिक है, ठीक है ना, जो वेरीफाइड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान से जो आपको इल्म मिलेगा वो ऑथेंटिक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस से आपको इल्म मिलेगा वो ऑथेंटिक है। इस तरह से जो रिसर्च की बुक है जो विद रेफरेंस दी होती है उससे जो आपके पास इल्म मिलेगा वो आपके पास ऑथेंटिक है। और जो ऐसे मैं ऐसे एक कहानी सुना के बता देता हूँ कि एक ऐसे बात है और इस तरह से है, और आप ये तो कह सकते हैं कि हैं तो इस साहब ने हमें बात बताई है, लेकिन इसकी कोई अथेंटिसिटी आप कोई ये नहीं कर आप जगह कह सकते कि नहीं जी ये अथेंटिक है। हाँ, मेरी शख्सियत इस मकाम तक आप लोगों की नज़र में आ जाए, आप लोगों ने मुझे देखा हो जाना हो, और जो मेरे कहा हुए अल्फाज हैं उसकी आप जो मेरा प्रीवियस हिस्ट्री है उसको देखते हुए, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए मेरी अगली बात के ऊपर भी फिर आप जो है वो दावे से कह सकते हैं कि हम इस बात के बारे में भी ऐसे कह सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडेट कि इस नॉलेज जिस मकसद के लिए है नॉलेज उसी तरह से जाना जा रहा है ना, ये वैलिडिटी होता है। लिमिट्स ऑफ नॉलेज, तो हर नॉलेज की कुछ लिमिटेशंस होती है, जरूरी नहीं है कि हम उस लिमिट से बियॉन्ड जाके भी नॉलेज के ऊपर बात करें जानने की। जैसे हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है तो उसमें बहुत सारी जगहों पे लिमिट्स हैं, तो हम उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते, और नॉलेज की नेचर कैसी है, तो ये सारी बातें एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। Axiology, this branch of philosophical studies, values, it has been divided into the following three branches। आगे फिर वही आ गया ethics, aesthetic, और एक आ गया फिर उसको हम देखते हैं ethics, discuss the criteria of right and wrong। एथिक्स मॉरल जिसे हम कहते हैं ना कि हर किसी की नज़र में गलत क्या है और ठीक क्या है। कुछ यूनिवर्स जैसे झूठ है, पूरी दुनिया में गलत है, सारे गलत कहते हैं उसको, है गुड नहीं कर। और आपके पास जो जो चीज़ है सच जो है पूरी दुनिया में राइट माना जाता है, गुड माना जाता है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो है एथिक्स वाइज, मोरालिटी वाइज हमारे यहाँ और तरह से एग्जिस्ट करती हैं, यूरोप के यहाँ और तरह से एग्जिस्ट करती हैं, बाकी कंट्रीज के यहाँ, अफ्रीकन के यहाँ और तरह से एग्जिस्ट करती हैं। और एस्थेटिक क्या है, डिस्कस द नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी। कभी ब्यूटी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कोई किसी तरह की ब्यूटी को पसंद करता है, कोई किसी तरह की ब्यूटी को पसंद करता है, कोई किसी तरह की ब्यूटी को ब्यूटी मानता है, कोई किस तरह की ब्यूटी को ब्यूटी मानता है। तो हर किसी का अपना ही एक अंदाज और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मल्टी ब्यूटी के हवाले से भी जो है हर किसी की अपनी डिफरेंट राय होती है। तो यहाँ तक जो था वो हमारा, हमने उसको ब्रांचेस के हवाले से पढ़ा। तो यहाँ पे जो है अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर कि रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन का और फिलॉसफी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो उसके हवाले से स्लाइड्स के ऊपर जो बातें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फिलॉसफी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in providing direction to education, providing a theory of knowledge for education। एजुकेशन की डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं और थ्योरी ऑफ नॉलेज एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू सॉल्टिक्स 1988, वो रेफरेंस आ गया ना, जो बात हो रही थी मैंने कहा था कि अथेंटिक नॉलेज के हवाले से, तो जैसे इस तरह रेफरेंस आ जाए कि रेफरेंस दे के बात की जाए तो इसका मतलब है वो वाली बात जो नीचे आप पढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर वाली बात है कि डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन है, तो हो सकता है कि जब इसका मैंने सोर्स की बात नहीं ऊपर लिखी तो ये चैलेंजेबल है कि ये क्या कहाँ पे ये बात की गई है, लिखी गई है। जब तक इसका कोई प्रॉपर कोई रेफरेंस नहीं दिया जाएगा इस बात की ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। अब इससे जो नीचे पॉइंट्स हैं 1 2 3 उसके ऊपर रेफरेंस दे दिया गया कि ये किसकी कही हुई बात है, तो इस तरह से ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो जाती है। पर्सनल डायमेंशन हैविंग अ सेट ऑफ पर्सनल बिलीव्स अबाउट व्हाट इज गुड, राइट एंड वर्थवाइल इन एजुकेशन। अच्छा, ये पर्सनल है, पर्सनल डायमेंशन का आप जब आप एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारा ये पर्सनल बिलीफ कुछ बनने होते हैं
किसके बारे में, गुड के बारे में, राइट के बारे में है, एंड वर्थ वाइल इन एजुकेशन के हवाले से। पब्लिक डायमेंशन के एक पर्सनल डायमेंशन होगी, दूसरी पब्लिक डायमेंशन होगी। पब्लिक का मतलब है लोगों की क्या डायमेंशन है, एम्ड एट गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ मैनी, कि है बहुत सारों के लिए जहाँ गाइड करना और डायरेक्ट करना बहुत सारों को और उसकी प्रैक्टिस करवाना, ये पब्लिक डायमेंशन है। प्रोफेशनल डायमेंशन क्या है, प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे प्रोफेशनल आ गया। अच्छा, एक नॉलेज है पर्सनल के लिए, एक नॉलेज है पब्लिक परसेप्शन के लिए, और एक डायमेंशन है प्रोफेशनल के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर बीइंग अ टीचर, जब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो मैं जो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ या इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, पता चलना चाहिए ये एक टीचर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। एक आम पर पब्लिक परसेप्शन, एक आम पर्सन जब वही बात करता है और जब टीचर वही बात करता है, तो दोनों के बताने का अंदाज, दोनों के बताने का जो मटेरियल है, वो दोनों मुख्तलिफ होना चाहिए। पता लगना चाहिए ये टीचर बात बता रहा है। जैसे आप एक बिजनेसमैन के पास खड़े होते हैं और 4-5 मिनट बात करने के बाद आपको पता चल जाता है ये जो बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये कोई ना कोई बिजनेस करता है, उसकी बातों से ही आपको अंदाजा होने लग जाता है। तो वो उस बिजनेस की टर्म्स के अंदर जो है वो आपसे बातें करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह टीचर्स जो है उसको भी इस बात के जो कमाल होना चाहिए कि जब वो गुफ्तगू करे तो लोगों को पूछना ना पड़े कि आप क्या करते हो, बल्कि आपकी बातों से ही, आपके लहजे से ही, आपके कन्वेइंग जो मटेरियल है जो कन्वे का, उससे पता चल जाना चाहिए कि एक टीचर हमसे बात कर रहा है। तो ये प्रोफेशनल डायमेंशन हो गया। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। Philosophy and education are closely interrelated. Philosophy और education closely definitely, philosophy जो है वो भी education ही है। जहाँ जैसे बाकी subjects आपने पढ़ने हैं, ऐसे अगर philosophy भी आप पढ़ते हैं तो आप समझो education पढ़ रहे हैं। लेकिन जनरल एजुकेशन जो आगे बाकी सब्जेक्ट्स का और फिलॉसफी का आपस में क्या ताल्लुक है उसके हवाले से बात हो रही है। क्योंकि शुरू शुरू में जब कोई सब्जेक्ट भी नहीं था तब फिलॉसफी थी, और फिर जब जितने सब्जेक्ट्स आ गए तो वो सारे फिलॉसफी से निकली, इसलिए मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी to study of the problems of education that is known as philosophy of education। तो ये डेफिनेशन आ गई कि एप्लीकेशन, हमने पहले भी बात की है, एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी टू स्टडी द प्रॉब्लम। फिलॉसफी को अप्लाई करते हुए है एजुकेशन में प्रॉब्लम्स को स्टडी करना और उसका सोल्यूशन ढूंढना जो है वो आपके पास फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी कह लें या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कह लें। अकॉर्डिंग टू रोस क्या फरमाते हैं, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड ऑफ कॉइन। सिक्का है भाई, उसके मुताबिक जो है फिलॉसफी और एजुकेशन जो है वो एक सिक्के की दो साइड्स हैं। जैसे एक सिक्का होता है, कॉइन होता है ना, उसकी एक टेल होती है और एक हेड होता है। तो अब जब उसको आप है सिक्के को मूव करते हैं, फेंकते हैं, तो या तो टेल आएगी, जिसके ऊपर अक्सर गेम करने वाले टास्क भी करते हैं कि वो बोलते हैं उसी पे टास्क विन होता है और लूज होता है। तो लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम टेल को और हेड को अलग अलग कर सकें, सेपरेट नहीं कर सकते। सिक्का एक ही रहेगा और उसके दो अपोजिट साइड रहेगी। इसी तरह फिलॉसफी और एजुकेशन के बारे में रोज यही कहता है कि एक सिक्के की दो साइड्स हैं जिनको हम जुदा नहीं कर सकते, ये लाज़िम और मलज़ूम है एक दूसरे के लिए। दिस इंडिकेट द फैक्ट दैट प्लांट ऑफ एजुकेशन ड्रॉज इट्स नॉरिशमेंट फ्रॉम द सोल ऑफ फिलॉसफी। तो उसने कहा कि फर्ज किया कि आपके पास जो एजुकेशन है वो एक पौधा है, उसकी जो नॉरिशमेंट हो रही है वो जिस सोल से हो रही है, जिस मिट्टी से हो रही है, वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी आंसर ऑल द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि एजुकेशन में जितने भी सवाल हैं आखिर उन सवालों का जवाब आपको फिलॉसफी मुहैया करती है, फिलॉसफी देती है। ये देखें, अब वो उसने बना दिया, दो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सर्कल जो है वो आपका है ब्लू है, लाइट ब्लू है, उसके अंदर जितना भी लिखा हुआ है वो सारा फिलॉसफी से रिलेटेड लिखा हुआ है। और दूसरा आपके पास ऑरेंज शेड लाइक में जो है, पिंक, लाइट पिंक शेड में जो है वो सारा का सारा एजुकेशन में लिखा हुआ है। और ये जो दोनों सर्कल्स हैं
ये सेंटर में आपस में ओवरलैप्ड है। फिलॉसफी का कुछ हिस्सा जो है वो एजुकेशन वाले सर्कल के अंदर जा रहा है और एजुकेशन का जो आपके पास कुछ हिस्सा है वो फिलॉसफी वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, और उस कलर को उसके अंदर जो आपके पास पोर्शन है उसको एक तीसरा कलर दिया हुआ है और उसमें एक तीसरी बात लिखी हुई है। अब हम इन तीनों चीजों को जो है वो पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फिलॉसफी के बारे में पहले पढ़ते हैं। फिलॉसफी इज अ थ्योरी, philosophy provide the purpose or the aim, philosophy is wisdom, philosophy formulate the method, it gives ideas, values and principles। इसका मतलब क्या हुआ कि फिलॉसफी हमें थ्योरी देती है, फिलॉसफी जो है वो पर्पस प्रोवाइड करती है या एम प्रोवाइड करती है, फिलॉसफी जो है वो विजडम देती है, फिलॉसफी मेथड फार्मुलेट करती है और आइडियाज, वैल्यूज और प्रिंसिपल देती है। एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन इज प्रैक्टिकल इन नेचर, यानी वो जो बातें हम थ्योरेटिकली सोच रहे हैं, एजुकेशन उसकी प्रैक्टिकल नेचर है। एजुकेशन विच मेक्स इट प्रैक्टिकल, और एजुकेशन उन्हीं चीजों को क्या करती है? प्रैक्टिकल बनाती है। एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशन मुतहरक साइड है फिलॉसफी की, या कह लें कि एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी, या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी की एप्लीकेशंस को भी हम एजुकेशन का नाम देते हैं। एजुकेशन कॉल्ड अप्लाइड फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी को अप्लाई करने का नाम एजुकेशन है। एजुकेशन इट्स प्रोसेस and it work out those ideas, values and principles. Education renews and rebuilds the social structure in the pattern of philosophical ideas। तो ये सारा फिर उस हवाले से एजुकेशन से रिलेटेड बातें आ गई, पीछे ने फिलॉसफी में पढ़ी। अब इन दोनों को ब्लेंड किया, और ब्लेंड करने के बाद जो तीसरी बात आई है, इट इज द एक्टिव एस्पेक्ट्स एंड द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द आइडियाज ऑफ लाइफ, यानी वो जो आपके पास लाइफ की आइडियाज हैं जिनको रियलाइज करते हैं, उनके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, एक्टिव एस्पेक्ट्स जो है वो आपके पास फिलोसफिकल एजुकेशन कहलाता है। तो इस तरह से फिलोसफी एजुकेशन को अंडरस्टैंड किया और उनको फिर हमने ब्लेंड करके ये रियलाइज कराया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उन आइडिया जो आप आइडियाज रियलाइज करते हैं तो आपके पास फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कहलाता है। उसके बाद है जी आपके पास रोल। अच्छा, ये आपके पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो पिछला ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा मुकम्मल होता है। उसके लिए फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ। रोल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, कि एजुकेशनल पॉलिसी और प्रैक्टिस में फिलोसफी का क्या रोल है। बोथ फिलोसफी एंड एजुकेशन आर इंटरडिपेंडेंट। All great philosophers have employed education to translate their philosophical ideas into practice. Education is the dynamic side of philosophy. Education is a mean to achieve the goal. तो आपके पास जैसे दूसरी लाइन में लिखा गया डायनामिक साइड, वो हम जैसे पहले भी बात की थी कि फिलॉसफी की जो डायनामिक साइड है यानी एप्लीकेशन जो है वो आपके पास फिलॉसफी की वो एजुकेशन है। और इसी में हम देखते हैं कि वो जो गोल या एम फिलॉसफी में बनाया गया था, एजुकेशन के जरिए पता लगेगा कि वो कितना अचीव हुआ है या नहीं हुआ। स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन वो किस किस में है? फिलोसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी एंड करिकुलम, फिलोसफी एंड टेक्स्ट बुक, यानी वो जो फिलोसफी का एजुकेशन में क्या स्कोप है। तो वो सबसे पहले उसने कहा कि एम ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी वही है जो आपका एम ऑफ एजुकेशन है। जो करिकुलम है वो फिलोसफी की बेस के ऊपर बनता है, मैंने पहले बात की। करिकुलम की बेस पे टेक्स्ट बुक बनती है, तो साफ ज़ाहिर है कि जब करिकुलम फिलोसफी पे बेस करता है तो टेक्स्ट बुक भी फिलोसफी पे बेस करेगी। और जो आपके पास मेथड एंड टीचिंग है करिकुलम में वो तय किए जाते हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो जिस फिलोसफी के ऊपर करिकुलम बेस कर रहा है उसी फिलोसफी के ऊपर मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो बनाए जाएंगे। इसी तरह डिसिप्लिन जो है वो देखा जाता है कि कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी को हम फॉलो कर रहे हैं,
उसी तरह का डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है कि कौन सी फिलॉसफी है, टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये फिलॉसफी डिसाइड करती है। फिर उसी के हिसाब से जो है वो डिसिप्लिन तय होता है। फिलॉसफी एंड टीचर उसी तरह से, वही मैंने जैसे बात की, जैसे डिसिप्लिन की बात हुई वैसे टीचर की बात हुई कि फिलॉसफी कौन सी है, टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो फिर उसी तरह से टीचर का रोल होगा, जिस तरह की फिलॉसफी होगी उसी तरह से टीचर का भी रोल होगा। इसी तरह फिलॉसफी एंड एवेल्युएशन, सबसे मुश्किल काम होता है सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर कि एवेल्युएट करना, तो वो फिलॉसफी हमें गाइड करती है कि आपने एवेल्युएशन किस तरह से करनी है। जनरल फिलॉसफीज वो कौन कौन सी हैं? At the metaphysical level, there are four broad philosophical school of thoughts that apply to education today. जैसे मैंने शुरू में आपको कहा ना कि मुख्तलिफ फिलोसफीज हैं जिनको बेस बनाया जाता है और उसके बेस के ऊपर जो है वो एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। तो वो जो मैं वर्ड यूज कर रहा था डिफरेंट फिलोसफीज, वो नाम अब आप लोगों के सामने आ गए हैं। सबसे पहले आइडियलिज्म है, तो ये उसके बाद आपके पास रियलिज्म है, नहीं लेना उसके चार्जिंग नहीं है और उसे भूख लगी रो रहा है, और जो है प्रैग्मेटिज्म है, और उसके बाद जो है वो आपके पास एग्जिस्टेंशियलिज्म है। तो ये चार फिलोसफीज आपके पास काम करती हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो फिर डेफिनेटली इनको भी हम आगे यहाँ तो मेरे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है अभी, जब हमने इनको आगे हर किसी को वन बाई वन आगे डिटेल के साथ पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडियलिज्म को, और ये आपके इस चैप्टर में आइडियलिज्म है सबसे पहले। फादर ऑफ आइडियलिज्म ग्रेट ग्रीस फिलोसफर्स प्लेटो, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी जो सबसे मशहूर बुक है वो रिपब्लिक है। आइडियलिज्म इज रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज ऑफ माइंड बिकॉज माइंड इज एब्सोल्यूट रियलिटी। हमने शुरू में कहा था ना कि आपके पास रियलिटी या रियल की बेस के ऊपर अंडरस्टैंड करना जो है वो आपके पास मेटाफिजिकल नॉलेज के अंदर आएगा। तो आइडियलिज्म सबसे पहली फिलॉसफी है और ये रियलिटी के ऊपर बेस करता है, जो कुछ कहता है वो माइंड में है वही रियलिटी है। वर्ल्ड इज इटर्नल परमानेंट एंड यूनिवर्सल, यानी उसने कहा कि जो कायनात है ये इटर्नल है, परमानेंट है और यूनिवर्सल, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती आइडियलिज्म के मुताबिक। द सोल इज फुली फॉर्म्ड प्रायर टू बर्थ एंड इज परफेक्ट। सोल के ऊपर ही वो बेस करता है कि फुली फाउंड प्रायर है टू द बर्थ एंड परफेक्ट, उसी के ऊपर जब आपकी लाइफ चलती है। उसके बाद है जी आपके पास रियलिज्म। रियलिज्म का थोड़ा सा हवाला दिया हुआ है कि फादर ऑफ रियलिज्म ग्रेट ग्रीस फिलोसफर एंड फिजिशियन एरिस्टोटल, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो सबसे पहला जो बानी जिसने सबसे पहले फिलोसफी में काम किया, और जो सुकरात का स्टूडेंट था। सुकरात पढ़ा लिखा नहीं था, उसने किताब नहीं लिखी, लेकिन एक्चुअली बानी वही था, लेकिन जो सबसे पहली बुक लिखी वो प्लेटो ने लिखी। अच्छा, उसका फिर स्टूडेंट आ गया आपके पास एरिस्टोटल, ये फिजिशियन था। द अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्टिव या फिजिकल ऑब्जेक्ट, फोकस इज ऑन द बॉडी। उसने कहा थोड़ा सा फर्क किया, उसने पहले आपके पास प्लेटो ने कहा कि जो माइंड में है वही रियल है, एरिस्टोटल ने कहा कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वही माइंड में है, जो रियल है वही माइंड में है। बिल्कुल बात वही की लेकिन उलट कर दी। तो ये रियलिज्म है, यानी रियलिटी जो चीज एग्जिस्ट करती है कहते हैं उसी का नॉलेज हो सकता है, वही माइंड भी हो सकती है। बिलीव इन लॉजिक, रीजनिंग एंड रैशनल थॉट्स। तो इस इल्म की बेस के ऊपर हम जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं, लॉजिक के ऊपर, रीजंस के ऊपर और रैशनल थॉट्स के ऊपर। रियलिस्टिक करिकुलम एम्फसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड पार्टिकुलरली। अब इसमें साइंस, उसमें आपके पास स्पिरिचुअल बुक्स थी आइडियलिज्म में, इसमें साइंस, मैथ एंड मेडिकल साइंस, इस तरह के जो बुक्स थी या इस तरह का जो कंटेंट था उसको
फोकस किया गया। हमने जैसे पढ़ा ना कि फिलॉसफी जो है वो एम देती है। अब आप लोगों को समझ आ रही होगी एम से क्या मुराद है। अगर एम रियलिटी दे रहा है तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है आपके पास वाली बातें ज्यादा होंगी, साइंस कम पढ़ाई जाएगी। और अगर रियलिज्म के ऊपर बेस किया जाएगा, हमारा एम रियलिज्म के ऊपर बेस करता है, तो फिर हम साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे साइंस है, मैथ है, मेडिकल साइंस की बुक्स है। उसके बाद है जी प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म, ये वर्ड प्रैग्मा से निकला है और प्रैग्मा का मतलब है एक्शन है, प्रैक्टिस है। लेट 19th सेंचुरी अमेरिकन फिलोसफी आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, प्रैग्मेटिज्म के अल्टरनेट नेम दिए गए। फोकस ऑन द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड कांस्टेंट चेंज। पीछे बात हुई है परमानेंट की, परमानेंसी की, यूनिवर्सल की। प्रैग्मेटिज्म उसके उलट आ जाता है, तो वो कहता है नहीं जी, रियलिटी तजुर्बा जो एक्सपीरियंस है वही आपकी रियलिटी है, और काम जो वर्ल्ड है आपका वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, परमानेंट नहीं है। चार्ल्स पेरिस 1839 टू 1914 उसका टोटल दौर है। एंड जॉन डेवी, ये असल ये है प्रैग्मेटिज्म का जो बानी है। एंड जॉन डेवी 1859 टू 1952 आर फेमस प्रैग्मेटिस्ट। लेकिन ज्यादा मशहूर जो है वो जॉन डेवी हुआ है, और जॉन डेवी ने फिलोसफी में बहुत ज्यादा काम किया है। टीचिंग मेथड हैंड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड आता जा रहा है कि बच्चे से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। टीचिंग मेथड ऐसा हो तो हैंड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी बच्चा अपना प्रॉब्लम को अपने हाथ से सॉल्व करे। एक्सपेरिमेंटिंग प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप, तो उसने कहा कि इंडिविजुअल स्टडी के बजाय स्टूडेंट्स को ग्रुप में स्टडी करवाई जाए, और ग्रुप में स्टडी करवा के बच्चों के कंसेप्ट क्लियर किए जाए। हैंड ऑन एक्टिविटी हो, बच्चे अपने हाथ से करें, और यहाँ भी साइंस सब्जेक्ट को ही फोकस किया गया। अच्छा, उसके बाद है जी आपके पास एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये है ना फोर्थ फिलॉसफी है, और नॉर्मली आखिरी फिलॉसफी गिनी जाती है, जो आजकल लेटेस्ट फिलॉसफी यही चल रही है। अब ये क्या है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि लाइफ सेंटर्ड फिलॉसफी, ये एक इंडिविजुअल के गिर्द सारी फिलॉसफी घूमती है। रियलिटी इज सब्जेक्टिव एंड लाइज विद इन द इंडिविजुअल बिकॉज एवरी पर्सन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। एग्जिस्टेंशियलिज्म के मुताबिक जो है कि हर इंसान बाकी सारी दुनिया से मुख्तलिफ है, इसलिए वो एक ह्यूमन जो है वो सारी की सारी एक फिलॉसफी है, उसी को फोकस करना चाहिए, सारा कुछ उसी के हिसाब से होना चाहिए, और वो हर बच्चे टू बच्चा जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। द फोकस इज ऑन फ्रीडम, बच्चा मुकम्मल इंडिपेंडेंट और आज़ाद होना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ ऑथेंटिक इंडिविजुअल, जब इस तरह की डेवलपमेंट हो कि बच्चा वाकई हो कि वो इंडिविजुअल अपनी ही मर्जी से ग्रो कर रहा है। एग्जिस्टेंस कम बिफोर एनी डेफिनेशन ऑफ व्हाट वी आर, वजूद की अहमियत है किसी भी डेफिनेशन करने से पहले, बिकॉज देयर इज नथिंग बिफोर द बर्थ एंड विल बी नथिंग आफ्टर द डेथ। लेकिन इसके मुताबिक यही है, ये जैसे बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक आखिरत के ऊपर यकीन है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे पहले रूह बन गई थी, फिर हम इस दुनिया में अपने टाइम पे आए, फिर हमारी डेथ हो जाएगी, फिर हमने अगली मंजिल हमारी आखिरत है, उधर भी जाना है। इस थ्योरी के फिलॉसफी के मुताबिक न दुनिया से आने से पहले हम कुछ थे, न दुनिया से जाने के बाद हम कुछ होंगे, बस ये दुनिया ही दुनिया है, और ये दुनिया इंसान के लिए बनी हुई है, और एक इंसान जैसे इस दुनिया में रहना चाहता है उसको उसकी मर्जी के मुताबिक रहना दिया जाए, क्योंकि इनका मकसद ये यही है कि इस दुनिया के अलावा और इंसान का कुछ नहीं है, तो इस दुनिया में फिर उसके ऊपर कोई पाबंदी और चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए। Existentialists suggest classroom should be a matter of personal choice। एग्जिस्टेंशियलिज्म के मुताबिक जो क्लासरूम है वो बच्चे की चॉइस के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हमारे क्लासरूम होते हैं और हम जो है वो बैठ जाते हैं और उसके हिसाब से जो है बच्चों को बिठा देते हैं और अपनी मर्जी से पढ़ाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, एग्जिस्टेंशियलिज्म सुजेस्ट क्लासरूम शुड बी अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। दे स्टार्ट
द स्टूडेंट रेदर देन करिकुलम कंटेंट। वो कहता है स्टूडेंट से शुरू करो, ना कि करिकुलम कंटेंट से शुरू किया जाए। तो इसके ऊपर फोकस करता है। अच्छा, इसकी बुनियाद के ऊपर एजुकेशन फिलॉसफी जो हमने 4 पढ़ी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर एजुकेशनल फिलॉसफीज आई। वो भी 4 आपके पास एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं, प्रीनलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। तो ये 4 फिलॉसफीज जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हमें दी गई और इसको फिर उस हवाले से डिस्कस किया गया। अब ये क्या क्या है, इनको अब हम डिस्कस करते हैं। कि ये हमें क्या बताती है। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले प्रीनलिज्म है। प्रीनलिज्म, प्रीनल मीन प्रिंसिपल। लाइफ इज अ सेट ऑफ एक मिनट सिर्फ। अच्छा, डिस्कस कर रहे थे आप प्रीनलिज्म को। प्रीनल मीन प्रिंसिपल, लाइफ इज सेट ऑफ सम बेसिक अनचेंजेबल एंड अनचैलेंजेबल एवरलास्टिंग प्रिंसिपल्स। तो आपके पास इसके मुताबिक लाइफ जो है वो अनचेंजेबल और अनचैलेंजेबल एवरलास्टिंग प्रिंसिपल्स पर मुश्तमिल है। Humans are rational beings and their mind need to be developed. Curriculum focus on cultural literacy, stressing student growth, is entering disciplines. Study of great book by Robert Maynard Hutchins is mandatory। ये बुक का हवाला देके उन्होंने बताया हुआ है कि प्रीनलिस्ट जो है या प्रीनलिज्म के अंदर जो है प्रिंसिपल को फोकस किया गया और प्रिंसिपल की बेस के ऊपर जो बात की गई है अनचेंजेबल और अनचैलेंजेबल, और साथ माइंड नीड टू बी डेवलप की बात की गई, भाई कल्चरल लिटरेसी की बात की गई। नीचे बुक का हवाला भी दे दिया। उसके बाद एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म स्टडी ऑफ एसेंशियल नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज, प्रमोट कोर करिकुलम, टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन, training student to read, write, speak and compute clearly and logically. Students should be taught hard work, respect for authority and discipline। तो एसेंशियलिज्म के अंदर किसकी बात की गई, एसेंशियल नॉलेज की बात की गई, स्किल की बात की गई, वैल्यूज की बात की गई, और इसमें जो करिकुलम प्रमोट किया गया वो कोर करिकुलम, और कोर करिकुलम में क्या है, टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई। आगे चलते हैं जी। अब प्रोग्रेसिविज्म, जॉन डेवी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल फिलॉसफी। यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड आ जाता है। वो जो पिछली दोनों थी वो आइडियलिज्म और रियलिज्म के ऊपर बेस करती थी। प्रोग्रेसिविस्ट बिलीव दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड, मुकम्मल बच्चे के ऊपर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं करना। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ये सिर्फ लेक्चर दे देना, सबक पढ़ा देना, बुक पढ़ा देना, ये एजुकेशन नहीं है। बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा करना जो है ये एजुकेशन है, और ये जॉन डेवी ने इसका कंसेप्ट दिया था। लर्नर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन द फिजिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो हर इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस होता है। फिर जैसे आप ग्रुप में काम करें तो सारे मिलकर ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक्सपीरियंस हो रहा होता है। प्रोग्रेसिविज्म में जॉन डेवी का ये बड़ा ही मशहूर लाइन है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो भी काम करना है वो अपने हाथ से करें। जब बच्चा अपने हाथ से काम करेगा तो वो उस काम को सिर्फ याद नहीं करेगा, जानेगा नहीं, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझ भी आएगी उस काम की। Reconstructionism, philosophy of educational and social reforms, focus on change, future and democracy, critical thinking and use of technology, a revolutionary theory, curriculum, focus on student experience and taking social action on real problems।
community based learning and bringing the world into the classroom are also strategies। ये कोहन की बुक है 1990, बहुत ही मशहूर बुक है रिसर्च के हवाले से, फिलोसफी के हवाले से। कोहन का एक बहुत बड़ा नाम है रिसर्च में, और आज के लोग जो हैं जिन्होंने अच्छी रिसर्च कंडक्ट करनी होती है वो कोहन की बुक जरूर पढ़ते हैं। तो उसमें उसने बताया हुआ है कि करिकुलम फोकस ऑन स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड टेकिंग सोशल एक्शन ऑन रियल प्रॉब्लम्स। जो भी रियल प्रॉब्लम्स हैं सोशल एक्शन के जरिए कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। और क्लासरूम और आल्सो इनटू जो भी आपने करना है, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इनटू द क्लासरूम, दुनिया को क्लासरूम के अंदर लेकर आए और देखें क्लासरूम किस तरह का होना चाहिए। तो ये आपके आइडियलिज्म, आइडियलिज्म क्या है जी, प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। ये चीजें हमने चूंकि पीछे पढ़ ली हैं तो मैं जल्दी जल्दी स्लाइड्स को पढ़ता जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है। आइडियलिज्म क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल माइंड, regards man as a spiritual being, the world of ideas and values are superior than the materialistic world, the real knowledge is perceived in mind। तो हमने एक्चुअली हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि आइडियलिज्म का जो फादर है वो प्लेटो है, और ये समझ लो कि फिलॉसफी का जो पहला जिसने प्रॉपर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करवाया वो प्लेटो ही था। और उसने जो आइडियलिज्म के प्रिंसिपल दिए, यूनिवर्सल माइंड का कंसेप्ट दिया, स्पिरिचुअल बीइंग का कंसेप्ट दिया, और उसने कहा कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज हैं एंड वैल्यूज आर सुपीरियर। उन्होंने आइडियाज को सुपीरियर रखा वर्ल्ड की जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उनकी निस्बत। द रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड, और उसने कहा कि जो माइंड में है वही आपके पास नॉलेज है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियलिज्म, वो क्या क्या है मेन आपके पास, यूनिवर्स एग्जिस्ट विद इन द स्पिरिट और माइंड। यूनिवर्स जो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, माइंड में एग्जिस्ट करती है। मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स इज इनएडिक्वेट, टेलोजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स, synthetic between man and nature, synthesis between man and nature, man is central to the universe, special attention to the normative and social science, evaluative explanation of the universe, conceptualist, universe is knowledge, emphasize on the mental or spiritual aspects of लाइफ। तो ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए उसको रिपीट करना जो है हमारे पास टाइम की भी कमी है। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, फिनोमिनलिज्म है, और आपके पास ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या होता है, ओनली माइंड एंड मेंटल कंटेंट एग्जिस्ट, सिर्फ माइंड और मेंटल कंटेंट। इसी तरह से एसोसिएटेड विद इमैटेरियलिज्म, यानी मटेरियल थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट, और ये चीजें जो है वो उनके साथ एसोसिएटेड करता है आइडियलिज्म जो चीजें के अलावा, यानी मटेरियल थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे मटेरियल थिंग्स एग्जिस्ट ना कर रही हो। फिनोमिनलिज्म क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन नॉट जस्टिफाई बी सेड टू एग्जिस्ट इन देमसेल्व्स। इसका फिनोमिनलिज्म के अंदर ये बताने का मकसद है जो फिजिकल चीजें हैं वो बजाते खुद से एग्जिस्ट नहीं है, ये नहीं कह सकती कि हमारा वजूद है, बट ओनली एन परसेप्चुअल फिनोमिना और सेंसरी स्टिमुलाई सिचुएटेड इन टाइम एंड इन स्पेस। रिड्यूस टॉक अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड टू टॉक अबाउट बंडल ऑफ सेंस डेटा। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या है, आइडियलिस्टिक मेटाफिजिक्स, द पोस्टुलेट दैट देयर इज एन इम्पोर्टेंट सेंस only one perceiver and that this perceiver is one with that which is perceived। तो ये आपकी टाइप्स तीन बताई हुई हैं जिसको हमने डिस्कस किया। आइडियलिज्म का एजुकेशन के साथ क्या ताल्लुक है, आइडियलिज्म सबसे पहले प्रिपेयर फॉर अडल्टहुड, अडल्टहुड को तैयार करना, कन्फर्म टू सुपर फोर्स,
और सुपर फोर्स जैसे आइडियलिज्म हमने कहा कि कोई एक सुपर यानी आइडियलिज्म में ये कहा जाता है कि कोई ऐसी ताकत है जो इंसान को कंट्रोल करती है, जैसे हमारा जो बिलीव है वो अल्लाह ताला के ऊपर है, गॉड के ऊपर है। तो हमारी नज़र में जैसे आइडियलिज्म का वो भी इसी तरह से है, स्पिरिचुअल बात करता है कि जो सोर्स ऑफ पावर है वो कोई सुपर पावर है जो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और उसे सुपर फोर्स का नाम देते हैं। एम एंड आइडियाज ऑफ एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, exaltation of personality through self-realization, universal education, development of inventive and creative power, conservation, promotion and transmission of cultural heritage, bringing out or the enrichment of the cultural environment, development of moral sense, cultivation of spiritual values, prepare for adulthood। तो ये 8-9 पॉइंट्स हैं जो लिख दिए गए हैं, इनको फर्दर भी आप देख लेंगे। आइडियलिज्म एंड करिकुलम क्या है, कि करिकुलम कैसा होगा आइडियलिज्म की बेस में, जैसे मैंने कहा था कौन कौन सी बुक्स जो है, किस तरह की बुक्स जो है आइडियलिज्म के अंदर होगी। लिबरल आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, ट्राइवियम, ट्राइवियम जिसमें 2-3 सब्जेक्ट्स आपस में मिलके एक सब्जेक्ट बनते हैं उसे ट्राइवियम कहते हैं। कॉग्निटिव नॉलेज, स्किल विद वर्ड्स, स्ट्रक्चर्ड रिजिड करिकुलम, यानी रिजिड करिकुलम उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती करिकुलम में। प्री एग्जिस्टेंस रियलिटी, फिनाइट एंड फिक्स्ड, रिवील्ड नॉलेज होगा आपके पास। आइडियलिज्म एंड एजुकेशनल मेथड, तरीकाकार कौन से होंगे, जैसे हमने पीछे कहा ना, जब फिलॉसफी डिसाइड होगी तो फिर पता चलेगा हमने मेथड ऑफ टीचिंग क्या इस्तेमाल करने हैं या टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करनी है। लेक्चर मेथड होगा, रिसाइटेशन होगी, एसेज होंगे और वर्ड डिपेंडेंट होगा, अल्फाज को रिपीट कर किया जाएगा, अल्फाज को दोहराया जाएगा बार बार। आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ओबीडेंट, टीचर सेंटर्ड है ना, इसलिए बच्चा बिल्कुल चुप खामोश मुअद्दब बन के बैठेगा, उसे डर होगा टीचर का। मेंटल डिसिप्लिन रूल्स, जहनी तौर पर बच्चे को कंट्रोल किया जाएगा। जजा सजा का कंसेप्ट होगा, पनिशमेंट। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बैरूनी असर होगा बच्चे के ऊपर। डिसिप्लिन मॉडल्स, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी ये एक बड़ा मशहूर कहावत है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। इससे क्या मुराद है कि जैसे बच्चे को आप आजाद करेंगे बच्चा खराब हो जाएगा। रिवॉर्ड और पनिशमेंट होनी चाहिए, टफ लव होनी चाहिए। और कारपोल, टफ लव का मतलब है कि प्यार हो लेकिन सख्ती वाला प्यार हो, यानी ये शो करना कि मैं इसलिए आपको डांटता हूँ, इसलिए आप पे सख्ती करता हूँ क्योंकि मुझे आपकी केयर है, मुझे मेरे आप अपने हैं, आप कहीं खराब ना हो जाए, इस बेस के ऊपर मैं आपके साथ बहुत सख्त रहता हूँ। इस तरह की मोहब्बत को टफ लव कहते हैं। और कारपोरल पनिशमेंट जो है वो भी आइडियलिज्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। आइडियलिज्म इन कंटेम्पोरेरी एजुकेशन है, किस तरह से, वाइडर एंड हायर एम, द आइडियल टीचर, यानी एक ब्रॉडर एम होना चाहिए, टीचर आइडियल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एंड मल्टी साइडेड करिकुलम होना चाहिए, मॉरल एजुकेशन के ऊपर, चूंकि स्पिरिचुअल है तो साफ है मॉरल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम। सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे के अंदर ये डर हो, खौफ और वो सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। और साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज करने चाहिए। तो इस तरह से जो है आपकी ये स्लाइड्स आज की कंप्लीट होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जितना हमने डिस्कस किया है आपको इसकी नॉलेज हो गई है। फर्दर भी आप लोग इसके हवाले से मुझसे डिस्कस करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ।